हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, नमस्कार, आदाब। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूं आप सभी लोग अच्छे हैं और अपनी पढ़ाई अच्छे से कर रहे हैं। मैं आपका होस्ट, आपका दोस्त अभिषेक वर्मा आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल इजी मैथ्स विद नेहरा सर पे, जहां हम परसेंटेज की क्लासेस को आगे कंटिन्यू कर रहे हैं। ये क्वेश्चन हमने लास्ट किया था, इसमें एक एरर होने की वजह से मैंने आपको दोबारा ये क्वेश्चन समझाया था। तो अगर आपको समझ में नहीं आया हो तो आप कमेंट में एक बार बता दीजिए, मैं इसको आपके करवा दूंगा। और अगर कोई दिक्कत नहीं है तो आज की क्लास हम शुरू करते हैं। तो आज की क्लास एक शानदार सवाल के साथ जो आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पर हाजिर है। आज की क्लास का पहला सवाल ये रहा आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पर। इन अ फैक्ट्री देयर आर 3 टाइप्स ऑफ मशीन M1, M2 एंड M3 which produces 25%, 35% and 40% of the total product respectively। कि एक कोई फैक्ट्री है, उसमें 3 तरह की मशीनें हैं M1, M2 और M3, जो कि टोटल जो आपका प्रोडक्ट जनरेट होता है उसका 25% तो M1, 35% M2 और 40% M3 जनरेट करती है। M1, M2 और M3 में प्रोड्यूस करे हुए में से 2%, 4% और 5% डिफेक्टिव है। M1, M2 एंड M3 प्रोड्यूसेस 2%, 4% एंड 5% डिफेक्टिव प्रोडक्ट रिस्पेक्टिवली। कि टोटल का 2%, 3, 4% और 5% खराब उत्पाद बनाती है। व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ नॉन डिफेक्टिव प्रोडक्ट? नॉन डिफेक्टिव प्रोडक्ट की परसेंटेज क्या होगी? कि एक कारखाने में एक 3 तरह की मशीन है जो 25, 35 और 40% उत्पाद करती है, और इनमें से खराब कितने होते हैं? 2%, 4% और 5%। तो मुझे ये बताना है कि जो टोटल मेरे पास उत्पाद हुए जनरेट, उनका कितना परसेंट सही था, कितना परसेंट सही था। तो अब आप देखो कि हमने ये मान लिया टोटल, आपने 100 ही मान लिया। टोटल 100 क्यों माना? क्योंकि परसेंटेज निकालनी है। तो टोटल आपने प्रोडक्ट मान लिया 100, टोटल प्रोडक्ट 100। वैसे मैं आपको लास्ट में बताऊंगा, इसमें कुछ मानने की भी जरूरत नहीं है। तो M1 कितना जनरेट करती है? M1 करती है 25%। अब उसमें से 2% खराब होता है, तो हम डायरेक्ट यही निकाल लेंगे डिफेक्टिव बाई M1, कि M1 कितना डिफेक्टिव प्रोडक्ट जनरेट करती है। M1 कितना जनरेट करती है? 25%, यानी कि 100 का 25%, और उसका कितना परसेंट भाग आपके खराब हो जाता है? तो 2% भाग आपके खराब। कितना भाग? 2% भाग आपके खराब हो जाता है, तो ये कट जाएगा 0.5। कैसे? 25 इंटू 2 50, 50 में 100 का भाग देंगे तो आधा, यानी कि 0.5। अब डिफेक्टिव प्रोडक्ट M2 कितने जनरेट करती है? M2 टोटल का 35% उत्पाद करती है, 35% उत्पाद करती है, यानी कि 35% को अगर मैं ऐसे लिखूं तो 7/20 भी लिख सकता हूं। और उसका 4% खराब होता है, 4% यानी 1/25, 4/25 आपका खराब होता है, 1/25 खराब होता है, 4%। तो कितना परसेंट हो गया ये टोटल? ये आपके देखो 100 इंटू 7/20 इंटू 1/25, 25 से काट दो 4 बार, ये 4 से जाएगा 5 बार, तो 7/5, यानी कि टोटल कितना हो गया? 1/4। टोटल 1/4 यूनिट्स यहां से खराब हुए। मैंने क्या माना कि टोटल प्रोडक्ट अगर आपके 100 बन रहे हैं तो M1 कितना बना रही है? उसका 25%, और उसका 2% खराब हो रहा है। उसका कितना? 2% खराब हो रहा है, तो 25 का 2% यानी कि 0.5। इधर ये 35% बना रही है और उसका 4% यानी कि 1/25 भाग खराब हो रहा है, तो 35 का 4% हो जाएगा 1.4। अब हम निकाल देंगे डिफेक्टिव प्रोडक्ट M3 में से। M3 में से निकाल देंगे तो M3 टोटल प्रोडक्ट्स का 40% बनाती है, और उसका 5% खराब होता है। 40% यानी कि 2/5, और 5% यानी कि 1/20। तो टोटल आपके 2 भाग यहां से खराब हो रहे हैं, टोटल 2 भाग यहां से खराब हो रहे हैं। तो मैं टोटल डिफेक्टिव प्रोडक्ट निकाल, टोटल डिफेक्टिव प्रोडक्ट यहां से निकाल दूंगा कि 2 तो यहां से खराब हो रहे हैं, 2 1.4 M2 से और 0.5 M1 से, यानी कि 3.9 भाग आपके खराब हो रहे हैं। 3.9 भाग खराब हो रहे हैं, तो टोटल आपके नॉन डिफेक्टिव कौन से हो जाएंगे? टोटल नॉन डिफेक्टिव कौन से हो जाएंगे?
तो आपके सामने देखो 3.9 तो खराब हो रहे हैं 100 में से, तो सही कितने होंगे? 100 में से 3.9 घटा दो यानी कि 96.1, तो 96.1% आंसर। अब आप बोलोगे 96.1% ही क्यों आया? क्योंकि 96.1% सही है 100 में से, तो परसेंटेज का मतलब ही यही है 100 में से, तो 96.1 सही है 100 में से यानी कि 96.1%। कैसे आया एक बार देखो कि 25% का 2% यहां से खराब है यानी कि 0.5, 35% का 4% खराब है यानी कि 1.4, और 20% 40% का 5% खराब है यानी कि 2, तो टोटल खराब हो गए 3.9 100 में से, तो 96.1 आपके सही हो जाएगा। अब आपको देखो यहां इतना करने की जरूरत ही नहीं है, आप देखो आप डायरेक्ट भी कर सकते हो कि M1 25% बनाता है उसका 2% खराब होता है। M1 जो है 25% बनाता है उसका 2% खराब होता है। तो हमने टोटल 100 ही मान लिया था, या नहीं भी मानो तो भी आप थोड़ा आइडिया लगा सकते हो कि 25 का 2% यानी कि 0.5% खराब होता है। 25 का 2% खराब होता है, 25 का 2% खराब होता है यानी कि 0.5। कैसे? 25 का 1% तो होता है 0.25, तो 2% 0.5। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट हमने क्या किया कि ये 35% बनाता है उसका 4% खराब होता है, तो 35 बना रहा है उसका 4% खराब हो रहा है। 35 का 1% होगा 0.35, 1% कितना होगा 0.35, तो 4 से गुणा कर दो 1.4%, 0.35 को 4 से गुणा कर दो 1.40, तो 1.4% आपका खराब हो जाएगा। फिर ये जो आपके लास्ट में कौन सी है M3, ये 40% बनाती है उसका 5% खराब है, 40 का 5% खराब है। अब आप देखो 40 का अगर 10% निकालते तो आधा 4, तो 40 का 5% कितना हो जाएगा? तो 2, 10 का आधा, तो टोटल आपके खराब कितना है? 2 और 1 3.9, 3.9% तो खराब है टोटल डिफेक्टिव। तो टोटल नॉन डिफेक्टिव कितना हो जाएगा? 100 में से 3.9% घटा दो 96.1% आपका जो है डिफेक्टिव नहीं आएगा, वो नॉन डिफेक्टिव प्रोडक्ट हो जाएंगे 96.1%। इस तरीके से भी आप इसको कर सकते। अब नेक्स्ट क्वेश्चन ये आ गया आपके समझ में कि बिल्कुल हमें यही करना था कि 25 का 4%, 25 का 2, 35 का 4 और 40 का 5% निकालना था। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब ये वाला क्वेश्चन हमने एवरेज में भी डिस्कस किया था, एलिगेशन में भी डिस्कस किया था, और अब परसेंटेज में भी डिस्कस कर रहे हैं। तो यहां यही है कि अगर आपने मैथ्स में एक चीज अच्छे से पढ़ी है एक बार, तो वो आपके कई जगह काम में आएगी। ये परसेंटेज आपके एवरेज में भी काम में आती है, एलिगेशन में भी काम में आती है। एवरेज के कंसेप्ट एलिगेशन में, परसेंटेज में, सभी में काम में आते हैं। तो क्वेश्चन देखो, ऑन अ सर्टेन डेट पाकिस्तान हैज ए सक्सेस रेट ऑफ 60% अगेंस्ट इंडिया। पाकिस्तान की सक्सेस रेट 60% है इन ऑल द ODIs प्लेड बिटवीन द टू कंट्रीज, कि दोनों देशों में अभी तक जितने भी मैच खेले गए हैं एक सर्टेन डेट तक, तो पाकिस्तान 60% की सक्सेस रेट से जीत रहा है। दे लॉस्ट द नेक्स्ट 30 ODIs इन अ रो टू इंडिया, कि अगले जो 30 आपके ODIs हुए, वनडे इंटरनेशनल्स हुए, एक दिवसीय मैच हुए, वो लगातार हार गया पाकिस्तान। एंड देयर सक्सेस रेट कम्स डाउन टू 30%, और उनकी जो सक्सेस रेट है वो अब घटकर केवल 30% हो गई। द टोटल नंबर ऑफ ODIs प्लेड बिटवीन द टू कंट्रीज, कि टोटल नंबर ऑफ ODIs जो इन दोनों देशों के बीच में खेले हुए हैं। तो मैंने आपको ये क्वेश्चन बेसिक से कराया था, एवरेज के टाइम पे भी, एलिगेशन से भी कराया था और डायरेक्ट भी कराया था, जो लास्ट में बेस्ट मेथड है वो। तो मैं आपको अभी ये दोनों तीनों वापस कराने की मैं नहीं समझता जरूरत है, आप सभी लोगों ने वो वहां से पढ़ा होगा, और जिन्होंने नहीं भी पढ़ा वो एवरेज की वीडियो एक बार देख लीजिए। तो इसमें क्या सिस्टम है कि आपके 60% मुकाबले पहले जीते हैं। एक निश्चित तारीख तक दो देशों के बीच खेले गए मुकाबलों में पाकिस्तान की सक्सेस रेट है 60%। फिर उसके बाद में अगले 30 एक दिवसीय मैच हुए और वो पाकिस्तान सारे के सारे हार गया, तो उनकी सफलता दर रह गई 30%। अब आप देखो, मान लो पहले उनके बीच में टोटल मैचेस खेले गए थे X, टोटल मैचेस कितने खेले गए थे X, उसके 60% उसने जीते, और अगले 30 तो वो क्रम से हारे ही गया, तो
तो जो टोटल मैच उसने जीते वो संख्या अभी भी उतनी है जितनी पहले थी। ये बात आई है नहीं आई समझ में? एक बार कमेंट में यस और नो आप कह दीजिए। कैसे कि आपने एक्स मुकाबले खेले, उसमें से मान लो कोई पी मुकाबले जीते, पी मुकाबले जीते होंगे। अब आपने 30 मुकाबले और खेल लिए तो टोटल मुकाबले हो गए एक्स प्लस 30। अब आप वो अगले 30 तो हार ही गए, अगले 30 तो आपने हारे ही, जीता ही नहीं, तो टोटल अभी भी जीते हुए मुकाबले तो पी ही रहेंगे, टोटल जीते हुए मुकाबले तो पी ही रहेंगे। तो हम इस तरीके से इसको कर देंगे कि टोटल विनिंग मैच आर इक्वल नंबर ऑफ टोटल विनिंग मैच, टोटल विन मैच बाय पाकिस्तान, या नंबर ऑफ मैचेस दैट वाज विन बाय पाकिस्तान, दैट वाज वोन बाय पाकिस्तान रिमेन्स द सेम। या आप उसमें हिंदी में भी लिखना चाहो तो लिख लेना कि टोटल नंबर ऑफ मैच जो पाकिस्तान ने जीते वो तो सेम रहेंगे। तो टोटल मैच सेम रहेंगे, मान लिया पहले उनके बीच में एक्स मैच खेले थे, आपने क्या लिखा, पहले मैच खेले गए मैच की संख्या, टोटल मैच उनके बीच में पहले तक एक निश्चित तारीख तक कितने खेले, टोटल मैच 30, सॉरी एक्स, टोटल मैच कितने खेले एक्स। तो एक्स का 60% बराबर है, ये है जीते हुए मैचों की संख्या, कि एक्स मैच खेले तो आपने उसमें से जीते कितने, पाकिस्तान ने 60%। अब ये सेम रहेगा, अब मैच हो गए एक्स प्लस 30 उसके 30% के। ये चीज आई या नहीं आई समझ में, कि मान लिया इन्होंने पहले एक्स मैच खेले थे तो जीते कितने 60%, वो अभी भी बराबर है किसके, अब एक्स प्लस 30 मैच हो गए उसमें से केवल 30% जीते हैं उनके बराबर, कि ये टोटल विनिंग मैच है, टोटल विनिंग मैच, और ये भी टोटल विनिंग मैच है। तो पहले और अभी संख्या बराबर है, एक्स जब मैच थे तो 60% जीते थे और जब एक्स प्लस 30 हो गए तो आपने 30% जीते हैं। तो इनका रेशो निकाल देंगे एक्स और एक्स प्लस 30 का, एक्स और एक्स प्लस 30 का रेशो आ जाएगा 30:60, 30:60। अब आपको क्रॉस मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है, या चाहो तो आप इसको 1/2 भी लिख सकते हो, लेकिन आप 1/2 भी नहीं लिखो तो ज्यादा बेटर है, ये 30 और 60 लिख लो। यहाँ एक्स और एक्स प्लस 30 के बीच में कितना यूनिट है डिफरेंस, 30 यूनिट का, 30 यूनिट का, और इधर भी है 30 का। तो यानी कि 30 यूनिट की वैल्यू अगर 30 मैच के बराबर है, अगर आपको ऐसे समझ में नहीं आया तो आप ऐसे देख लो कि ये आपके एक, अगर ये 1 यूनिट है तो ये 2 यूनिट है, हमने ऐसे मान लिया कि 1 यूनिट है तो ये 2 यूनिट है, यानी कि इन दोनों के बीच का डिफरेंस 1 यूनिट, 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आई है, तो इन दोनों के बीच में कितने मैच हैं, तो 30 मैच। मैंने क्या किया, आपको क्रॉस मल्टीप्लाई करके हल करने की जरूरत नहीं है। आप ये देखो, ये अगर 1 है तो ये 2 है, यानी कि इन दोनों के बीच जो 1 का डिफरेंस है वो कितने मैचों के बराबर है, 30 के। 1 यूनिट की वैल्यू 30 है तो हमें टोटल मैच चाहिए, अभी तक टोटल कुल मैच चाहिए, तो हमें टोटल मैच हमारे कितने हो गए, टोटल मैच कितने हो गए, एक्स प्लस 30, एक्स प्लस 30, क्योंकि यहां पर पहले तो हमने, यहां टोटल मैच नहीं आएगा, कि पहले तो हमने मैच खेले थे एक्स, अब पहले लास्ट में, तो फिर उसके बाद में 30 और खेल लिए तो एक्स प्लस 30, तो एक्स प्लस 30 की वैल्यू क्या है, 2 यूनिट, तो 2 यूनिट की वैल्यू हो जाएगी 60। ये मैंने आपको एलिगेशन से भी बताया था और अब की बार नए तरीके से बता रहा हूं। क्या हमने किया कि x का 60% बराबर है x प्लस जो 30 मैच खेले गए उनके 30% के, तो x और x बटा 30 की वैल्यू आई 1/2। 1 यूनिट की वैल्यू है आपके सवाल में x, तो एक यूनिट की वैल्यू है x और इस 2 यूनिट की वैल्यू है x प्लस 30। इन दोनों के बीच में जो डिफरेंस है 1 यूनिट का, उसकी वैल्यू है 30 मैच, तो जो इनके बीच टोटल मैच खेले गए 2 यूनिट, इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 60। आ गया समझ में? आप इसको एग्जाम में कैसे करोगे कि इन टोटल मैच जो है x और x प्लस 30 खेले, इनका रेशो आ गया साहब आपके सामने 1 और 2, 1 और 2 आ गया। अब आप इसको मैं आपको वैसे बताऊं, देखो 2x अगर क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 2x बराबर x प्लस 30, तो x की वैल्यू आ गई 30, यानी कि टोटल मैच कितने हो गए, x प्लस 30, उनकी वैल्यू होगी 60। आप क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे, इसको 2 से गुणा किया 1 से, तो इतना टाइम लगेगा। आप ये सीधा सा समझो यहाँ पर
कि इन दोनों के बीच में जो डिफरेंस है 1 यूनिट, उसकी वैल्यू है 30 मैच के बराबर। तो जो टोटल मैच खेले x + 30 वो 2 यूनिट है, तो 2 यूनिट की वैल्यू हो जाएगी 60 डायरेक्ट। अब आपको यार इतना डायरेक्ट समझ में तो आना चाहिए, क्योंकि आप इस लेवल पे आ चुके हो। और एलिगेशन से जिनको समझना है तो मैंने उसमें बताया भी था, और एक बार आप चाहो तो और देख सकते हो कि पहले मुकाबलों में जीत की दर थी 60%। पहले मुकाबलों में जीत की दर कितनी थी? 60%। तो यहां पर थी 60%। अगले 30 मैच तो 0 से हारे, और फिर वो जो रेट थी वो रह गई 30%। 30% रहेगी, तो यहाँ रेशो आ गया 30:30 का। 30:30 का। ये 30 मैच तो हमने बाद में खेले, तो 30 मैच पहले खेले होंगे, टोटल मैच हो गया आपके सामने 60। आप एलिगेशन से भी ऐसे कर सकते हो। मैंने अभी भी आपको दोनों तरीके बता दिए, डायरेक्ट करना चाहो डायरेक्ट कर लो, और एलिगेशन से करना चाहो एलिगेशन से कर लो, जैसे भी करना चाहो आपकी मर्जी है। ये सभी तरीके एक दूसरे के रूप हैं, जो आपको समझ में आए वो बढ़िया है, लेकिन जो कैलकुलेशन जिसमें कम हो और टाइम कम लगे, हमें उस तरीके से करना है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन अब हम करते हैं। एक कस्बे में पुरुष और महिलाओं की कुल संख्या 70,000। कुल संख्या कितनी है? 70,000। यदि पुरुषों की संख्या में 6% वृद्धि करें, पुरुषों की संख्या में 6% वृद्धि करें और महिलाओं की संख्या में 4% की वृद्धि करें, तो कस्बे में कुल जनसंख्या 73,520 हो जाती है। तो पुरुष और महिलाओं की आरंभिक संख्या में अंतर क्या होगा? The total numbers of male and female in a town is 70,000. If the number of males is increased by 6% and that of females is increased by 4%, then total number of male and female in the town would become 73,520. कि मेल 6% बढ़े, फीमेल 4% बढ़ी, तो टोटल हो गया 73,520. What is the difference between male and female? तो मेल और फीमेल में आरंभिक संख्या में शुरू में कितना अंतर था? अब आपको देखो, मेल में अलग दिया हुआ है कि टोटल कितना बढ़ा 6%, फीमेल में दिया हुआ है कितना बढ़ा, और आपको ओवरऑल दिया हुआ है कितना बढ़ा। ये हमने एलिगेशन में भी ऐसे सवाल करे थे कि हमें मेल का इंडिविजुअल दिया हुआ है, फीमेल का इंडिविजुअल दिया हुआ है, और दोनों का कंबाइंड, तो हम एलिगेशन से ये सवाल कर सकते हैं कि मेल की संख्या में 6% की वृद्धि हुई और फीमेल की संख्या में 4% की वृद्धि हुई। उससे टोटल फर्क कितना पड़ा कि 3,520 की वृद्धि होगी 70,000 पे। इसकी परसेंटेज हम निकाल सकते हैं, आप चाहो तो इसकी परसेंटेज निकाल लो, या ऐसे भी कर सकते हो। हम परसेंटेज ही निकाल लेते हैं, वो ज्यादा बेटर रहेगा। कि मेल की जनसंख्या में 6% की वृद्धि हुई, फीमेल की जनसंख्या में 4% की वृद्धि हुई, तो टोटल उससे फर्क क्या पड़ा? टोटल फर्क ये पड़ा कि टोटल वृद्धि हुई 3,520 की 70,000 पर। कितने पर? 70,000 पे। तो कितने परसेंट की वृद्धि हुई है? इंटू 100 कर देंगे, कितना परसेंट? अब इसको कैलकुलेट कर लो। इसको अगर हम कैलकुलेट करें तो ये रहेगा, ये देखो आपका यहां तक कैलकुलेट हो सकता है कि ये 352/70 हो जाए। उसके आगे पॉइंटों में आएगा और कैलकुलेशन में दिक्कत आएगी, तो मैं इसको लिख दिया 352/70 की टोटल 3,520 की वृद्धि हुई 70,000 पे, तो वो कितना परसेंट हो गया? 352/70%। अब हमें एलिगेशन को पता है कि ये नीचे बटा में आ गया, तो सभी संख्याओं को इससे गुणा कर देंगे 70 से, ताकि हमारे बटा में कैलकुलेशन हट जाए। तो मेल जो होगा उसको 70 से गुणा कर दो, 420। यहां हम सभी को 70 से गुणा कर रहे हैं, इंटू 70, क्योंकि रेशो है तो किसी भी संख्या से गुणा भाग करने पर रेशो में लास्ट में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और ये हो गया 280 कि 420 और 280 की वृद्धि को किस अनुपात में मिक्स करें कि लास्ट में 352 की वृद्धि आ जाए। तो ये हो जाएगा 72:868। मतलब मेल और फीमेल का रेशो, इन दोनों का अंतर आता है लास्ट में कि 420 और 280 को किस रेशो में मिक्स करूं कि 352 आ जाए, तो 72:68, यानी कि 18:17। 4 से काट देंगे, 18:17। यानी कि अगर मेल मेरे पास 18 थे तो फीमेल कितनी थी? 17।
मेल अगर 18 थे तो फीमेल थी 17, मुझे पुरुष और महिलाओं की संख्या में अंतर चाहिए, पुरुष और महिलाओं की संख्या में अंतर चाहिए। तो इन दोनों के बीच में डिफरेंस कितना है, 1 यूनिट। अब उस 1 यूनिट की वैल्यू कैसे निकालोगे, आपने यूनिट तो निकाल दिए, यूनिट तो आपने निकाल दिए, हाँ के ना, लेकिन आप उनका डिफरेंस कैसे निकालोगे। आप देखो 18 और 17 हैं तो टोटल हैं 35 यूनिट। अगर मेरे पास मेल है 18 यूनिट, फीमेल है 17 यूनिट, तो टोटल है 35 यूनिट। उसकी वैल्यू कितनी है, 70,000। सवाल में दिया हुआ है कि पुरुष और महिलाओं की कुल जनसंख्या है 70,000, तो 35 यूनिट की वैल्यू 70,000 है, 1 यूनिट की वैल्यू होगी 2,000। तो मेल और फीमेल की जनसंख्या में अंतर कितना हो जाएगा, 2,000। कुछ भी नहीं किया मैंने, सिर्फ डायरेक्ट एलिगेशन लगाया और आपका आंसर किया है। अब एक बार आप चाहो तो वापस देख लो कि ये 6% और 4% को किस अनुपात में आप मिक्स करो कि 3,520 बढ़ जाए 70,000 पे, यानी कि 352/70 हो गया। इसको कैलकुलेट कर लेंगे, 70 से गुणा कर लो, 420, 280 और 352। ये सेम हमने एलिगेशन में किया था। तो मेल और फीमेल का रेशो आ गया 18:17। टोटल 35 यूनिट की वैल्यू 70,000 है, तो दोनों के बीच का डिफरेंस 1 यूनिट की वैल्यू हो जाएगी 2,000। नेक्स्ट क्वेश्चन, if it is compulsory to get 40% marks to pass, if A gets 10% less marks with compared to pass marks, B get 11 and 1/9 less than A, and C gets, एक बार रुको हिंदी में, कि 40% मार्क्स लाने पर कोई पास होगा और A को 10% मार्क्स मिले हैं कम, पास होने के लिए जितने मार्क्स चाहिए थे उतने से, और बी को ए से भी 11/1/9% कम मार्क्स मिले हैं, एंड सी गेट्स 41 and 3/7% लेस देन मार्क्स देन टोटल ए एंड बी, और सी जो है उसको ए और बी से टोटल 41 and 3/7% मार्क्स कम मिले हैं। तो सी के परसेंटेज हमें चाहिए, सी के परसेंट मार्क्स हमें चाहिए कि सी के कितने परसेंट मार्क्स है। अब देखो कि किसी परीक्षा को उत्तीर्ण करने के लिए 40% अंक चाहिए, ए को उत्तीर्णांक से 10% कम मिले, और बी को ए से भी 11/1/9% कम मिले, सी को ए और बी के टोटल से इतना परसेंट कम अंक मिले, तो सी के परसेंटेज चाहिए। अब आप देखो, हमने मान लिया टोटल मार्क्स है 100, हमने मान लिया टोटल मार्क्स कितने हैं 100, तो पास मार्क्स कितने हो जाएंगे, पास मार्क्स हो जाएंगे 40, कि टोटल मार्क्स के 40% पे आप पास कर जाओगे। अब आप देखो ए ने कितने प्राप्त किए, बी ने कितने और सी ने कितने। ए ने उत्तीर्णांक से 10% कम प्राप्त किए, यानी कि 40 से 10% कम, यानी कि 36। क्या हुआ कि मुझे पता है ए ने 40 से 10% कम, यानी कि 40 का 90% प्राप्त किया है, तो 40 का 90% डायरेक्ट कर दो, 40 × 90/100 तो 36। ए ने उत्तीर्णांक से, और जो बी है उसने ए से भी 11/1/9%, 11/1/9% यानी कि 1/9 भाग कम प्राप्त किया है। 11/1/9% यानी कि 1/9 भाग कम प्राप्त किया है, कि अगर इसने टोटल 9 अंक प्राप्त किए हैं तो इसने 1 कम यानी कि 8 अंक प्राप्त किए होंगे। ये चीज आई है नहीं आई समझ में कि बी ने ए से इतने परसेंट कम किए हैं, कि अगर ए ने 9 अंक प्राप्त किए हैं तो बी ने कितने 8 अंक प्राप्त किए हैं। 9 की वैल्यू 36 है तो 8 की वैल्यू होगी 32। ये आया या नहीं आया समझ में कि 9 की वैल्यू 9 चौक 36 है तो 8 की वैल्यू 8 चौक 32 हो जाएगी। और सी ने ए व बी से कुल 41 सही 3/7% कम अंक प्राप्त किए। अब 41 सही 3/17%, इसकी फ्रैक्शन वैल्यू अगर आपको याद है तो आपके लिए बिल्कुल एक मेडल बनता है, और आप बिल्कुल अपनी पढ़ाई अच्छे से कर रहे हो। इसकी परसेंटेज वैल्यू है 5/17। कितनी है 5/17। और जिनको याद नहीं है उनको मैं बता दूं कि मैंने आपको बताया था 1/17 की वैल्यू है आपके सामने 5 सही 15/17। 1/17 की परसेंटेज वैल्यू तो याद होगी 5 से ही 15/17 कैसे कि 100/17 कर लो तो 17 5 85 बचे 15/17। अब आप थोड़ा सा आइडिया लगाओ कि ये आपके 6 से केवल 2/17 कम है। आइडिया ऐसे लगना चाहिए 6 से 2/17 कम है और मुझे चाहिए 42 से कुछ कम। ये कितना है 42 से
14/17 कम, 42 से 14/17 कम, तो कितने से गुणा करूं? 7 से, तो ये हो जाएगी आपकी 7/17। अच्छा, मैं आपको बताया जा रहा था, मैंने ही लिखने में गलती कर दी कि आपके अगर 1/17 की वैल्यू है 5 से ही 15/17%, तो ये कितने की वैल्यू होगी? 7/17 की। आप ऐसे कर सकते हो कि इसको लगभग मैं 7 से गुणा करूंगा, तब मेरे पास 42 माइनस 14/17 आएंगे, तो ये 7/17 की वैल्यू, 7/17 की वैल्यू है। आया या नहीं आया समझ में आपको कि ये 7/17 की वैल्यू है। तो यानी कि सी ने ए और बी के टोटल मार्क्स, ए और बी के टोटल मार्क्स कितने हो गए? 68, 36 और 32, 68, इनसे 7/17 भाग कम प्राप्त किए हैं। कि अगर इसने 17 यूनिट प्राप्त किए हैं ए और बी ने मिला के, तो सी ने कितने किए होंगे? इनसे 7 भाग कम, यानी कि 10 यूनिट। 17 की वैल्यू 68 है, 4 गुना, तो 10 की वैल्यू हो जाएगी 40, तो इसने 40% अंक प्राप्त किए। ये आ गया या नहीं आया समझ में आपके? एक बार वापस देखो, इसमें कुछ भी नहीं है। ए ने पास मार्क्स से 10% कम, यानी कि 40 का 90%, 36 अंक प्राप्त किए हैं। बी ने क्या किया? इससे 1/9 कम प्राप्त किए हैं, इसने 9 किए हैं, तो बी ने 8, 9 चौक 36 है, तो 8 चौक 32। ए और बी ने टोटल मिला के कितने अंक प्राप्त किए? 68 अंक प्राप्त किए। तो इन्होंने, सी जो है आपके, सी धुरंधर ने आपके ए और बी से टोटल इतने % कम अंक प्राप्त किए, यानी कि 7/17 भाग कम प्राप्त किया। इन्होंने अगर 17 प्राप्त किया है, तो इसने कितने किया होगा? 10 भाग। इन्होंने 17 भाग प्राप्त किया है, तो इसने 10 भाग किया होगा। 17 की वैल्यू 68 है, तो 10 की वैल्यू 40, 10 की वैल्यू कितनी होगी? 40%। तो यह आपका आंसर हो जाएगा इस तरीके से। और अब हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो, ये क्वेश्चन आपके थोड़े से, बिल्कुल आपके कुछ भी नहीं है, सिर्फ कैलकुलेशन का खेल है। जितनी ज्यादा आपको याद है उतना आपके लिए बेटर हो जाएगा। In the half yearly exam, only 70% of the students were passed. कि हाफ ईयरली एग्जाम में 70% स्टूडेंट पास हुए। आउट ऑफ दीज पास्ड इन हाफ ईयरली, मतलब जो पास हुए उनमें से ओनली 60% स्टूडेंट्स आर पास्ड इन एनुअल एग्जाम। कि जो टोटल पास हुए उनमें से 60% तो ऐसे हैं जिन्होंने ईयरली एग्जाम भी पास कर लिया। आउट ऑफ दोज हु डिड नॉट पास द हाफ ईयरली एग्जाम, 80% पास द एनुअल एग्जाम। और जो फेल हो गया हाफ ईयरली में, उसमें से भी 80% लोगों ने ईयरली एग्जाम पास कर लिया। व्हाट % ऑफ द स्टूडेंट्स पास द एनुअल एग्जाम? कि टोटल कितने % स्टूडेंट ने एनुअल एग्जाम पास किया। अब आप देखो, परसेंटेज पे बात चल रही है, तो मैंने मान लिया टोटल 100 स्टूडेंट थे, मैंने माना टोटल 100 स्टूडेंट थे। तो अब हम हाफ ईयरली की बात कर रहे हैं, जो पास करे और जो हाफ ईयरली में फेल किया। कि टोटल अगर 100 स्टूडेंट थे, तो 70%, यानी कि 70 लोग तो हाफ ईयरली में पास हो गए और 30 लोग हाफ ईयरली में फेल। 70 लोग तो हाफ ईयरली में पास हो गए और 30 लोग हाफ ईयरली में फेल हो गए। अब आप देखो कि जो हाफ ईयरली में पास हुए उनमें से 60% ईयरली में भी पास हो गए। तो इनका 60% जो ईयरली में पास हो गए, ईयरली में जिन्होंने पास किया वो कितना? 70 का 60%। अब 70 का 60% बिल्कुल इजी है, 42। 70 का 60%, तो 7 छिकी 42, तो 42 लोग यहां से पास कर गए। और इस 30 का 80%, 30 का ये जो फेल हो गए, अर्धवार्षिक में पास नहीं हुए, उनमें से 80% पास हो गए। तो इसमें से कितने? 30 का 80%, यानी कि 24 लोग यहां पर ऐसे थे जो ईयरली में पास करके, जो ईयरली में पास कर। कि जो 70 लोग पास हुए उनमें से 60%, यानी कि 42 लोग, और जो 30 लोग फेल हुए उनका 80%, यानी कि 24 लोग टोटल ईयरली में पास हो गए। तो मुझे टोटल बताना है कितने लोग पास हुए। 42 तो यहां से और 24 यहां से, यानी कि 66। 100 में से 66 लोग
यानी कि 66% लोग मेरे ऐसे थे जो टोटल हाफ ईयरली ईयरली में पास हो गए। बिल्कुल कुछ भी नहीं था। ये सवाल आपके लिए सेकंडों का खेल होने चाहिए कि 70% में से 60% पास हुए यानी कि 42%, और जो टोटल 30% फेल हुए उनके भी 80% यानी कि 24 ने वहां से पास कर लिया। तो 42 और 24 टोटल 66% लोग मेरे ऐसे थे जिन्होंने पास किया ईयरली एग्जाम। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, मीना scores 40% in an examination and after review, even though her score is increased by 50%, she fails by 35%। मीना जो है एक परीक्षा में 40% जो है अंक प्राप्त करती है और फेल हो जाती है। नहीं, और उसके बाद उसने रीचेकिंग करवाई। हम भी करवाते थे, आप भी करवाते थे कि यार सर मेरे नंबर कम रह गए, तो आप सर मेरे नंबर कम रह गए तो आप रीचेकिंग करो। तो जब उसने रीचेकिंग कराई तो उसके 50% मार्क्स बढ़ गए। शी फेल्स बाई 35 मार्क्स कि 50% स्कोर बढ़ गया 40 के बाद, फिर भी वो 35 नंबरों से फेल हो गई। इफ हर पोस्ट रिव्यू स्कोर इज इंक्रीज्ड बाई 20%, तो जो इसके स्कोर आया उसको अगर हम 20% से और बढ़ा दें, देन शी विल हैव 7 मार्क्स मोर देन पासिंग मार्क्स, तो फिर उसके पासिंग मार्क्स से 7 अंक और ज्यादा हो जाएंगे। द परसेंटेज स्कोर नीडेड फॉर पास द एग्जाम, क्या है, मीना एक लड़की है, उसने 40% मार्क्स स्कोर किए, ठीक है। समीक्षा के बाद उसका स्कोर हो गया ये आपके 50%, समीक्षा के बाद 50% बढ़ गया, फिर भी वो 35 अंकों से फेल होगी। तो ये जो उसका अभी स्कोर है, अगर मैं इसको 20% और बढ़ा दूं, 20% और बढ़ा दूं तो उसके पास उत्तीर्णांक से 7 अंक ज्यादा होंगे। जितने पास मार्क्स चाहिए उससे 7 नंबर ज्यादा होंगे। तो हमें चाहिए कितने मार्क्स चाहिए, तो आपने देखो मीना ने कितना स्कोर किया, या मीना की जरूरत ही नहीं है, आप डायरेक्ट स्कोर लिखो। मीना ने कितना स्कोर किया शुरू में 40%। अब आप देखो पोस्ट रिव्यू स्कोर कि आपने रीचेकिंग कराई, उसके बाद इसका 50% बढ़ गया, यानी कि 50% 40 का 50% बढ़ा है कि 40 तो पहले था और 40 का 50% यानी कि 20 बढ़ गया। 40 तो पहले था और 40 का 50% यानी कि 20 बढ़ गया। तो अब इसके हो गए 60% मार्क्स, 60% मार्क्स हो गए, है ना। अब यदि ये कह रहा है कि वह 35 अंकों से फेल हो गई और उसका उत्तर समीक्षा स्कोर 20% बढ़ जाए, 20% बढ़ जाए, यानी कि अब आपके सामने आ गया पोस्ट रिव्यू स्कोर आफ्टर, मतलब पहले तो ये था, अब ये कह रहा है कि ये 20% और बढ़ जाए, कि पहले तो साहब 60% था, अब 20% और बढ़ जाए, यानी कि पहले अगर 5 था तो अब 6 हो जाए। तो कितना हो जाएगा, 5 से कट जाएगा 12, 72%। अब हो जाए आपका 72%। आ गया समझ में कि पहले इसका स्कोर 40 था, उससे 50% बढ़ा तो 60 हो गया। अब इसका स्कोर इस 60 से भी 20% बढ़ जाए तो यानी कि 72 हो जाए, तो उसे उत्तीर्णांक से 7 अंक ज्यादा मिल जाएंगे। अब मैं आपको एक बार तो बेसिक से समझाता हूं, फिर देखो कि हमने क्या किया। ऐसे ही मान लो कि टोटल मार्क्स हैं आपके x, या टोटल मार्क्स की भी जरूरत नहीं है, आप छोड़ो। आप ये देखो कि 60% जब उसके नंबर आ रहे थे तो उसमें अगर मैं 35 नंबर जोड़ दूं तो पास मार्क्स आ जाएंगे, कि 60% अंक आ रहे थे और 35 अंकों से फेल होगी, मैं 35 नंबर और दे दूं तो आपके पास मार्क्स आ जाएंगे। और फिर उसका उत्तर समीक्षा स्कोर 20% बढ़ गया, यानी कि 72% हो गया, तो अब 7 नंबर ज्यादा है। तो 72% में से 7 नंबर घटा दूं, 72% में से 7 नंबर घटा दूं तो भी मेरे पास मार्क्स आ गए। 60% को चाहे 35 नंबर दूं, चाहे 72% में से 7 नंबर घटाऊं, मेरे पास मार्क्स आ जाएंगे, ठीक है। तो आप देखो 12% की वैल्यू है 28, यहां से 60 को इधर लेके गए तो 12% की वैल्यू आई है 28 मार्क्स। मुझे क्या चाहिए, पास मार्क्स। मुझे कितने चाहिए साहब, पास मार्क्स चाहिए। तो 60% की वैल्यू निकाल दो, या फिर ऐसे समझो मुझे परसेंटेज में चाहिए आंसर कि कितने परसेंट होंगे। तो कितने परसेंट, आप देखो
35%, 28% की वैल्यू तो है 12%, 28% की, सॉरी यहां देखो, ये हो जाएंगे 42 मार्क्स। कैसे कि इधर गया 12 और 35 और 7 42, ये हो गया 72 माइनस 60 बराबर 35 प्लस 7, 35 प्लस 7। तो आपके 12% की वैल्यू है 42 मार्क्स। तो 35 मार्क्स कितने परसेंट के बराबर होंगे? 35 मार्क्स होंगे 10% के इक्वल। कि 12% की वैल्यू 42 है, मुझे इन 35 की चाहिए वैल्यू। क्यों? क्योंकि अगर इन 35 की मैंने परसेंटेज ज्ञात कर ली तो मैं उस परसेंटेज को इसमें जोड़ दूंगा। कि 35 की वैल्यू हो जाएगी, 42 की वैल्यू है 12, तो 35 की कितनी हो जाएगी? 42 की वैल्यू है 12, तो 35 की कितनी हो जाएगी? 42 की वैल्यू है 12, एक की आगे 12/42, 35 से गुणा कर दो, तो ये हो गया 6/5, यानी कि 10%। तो आपके सामने पास मार्क्स कितने हो गए? पास मार्क्स हो गए 60%, तो यहां से आ ही रहे थे, और ये 35% यानी कि 10% और चाहिए, तो टोटल हो गए 70%। अब मैं आपको बिना मैंने ओरिजिनल वैल्यू निकाले कि टोटल मार्क्स क्या थे, इसको स्कोर आपको परसेंटेज में बता दिया। इसके लिए हमें क्या करना है, देखो आपको मैं या तो इस 12% की वैल्यू 42 मार्क्स है, तो मैं ओरिजिनलिटी वैल्यू निकालूं टोटल मार्क्स, ओरिजिनल वैल्यू निकालूं टोटल मार्क्स। कि टोटल मार्क्स के इसका दो तरीके हो सकते हैं। क्या? कि मेरे यहां से आ गया कि 12% की वैल्यू है 42, तो या तो मैं पहले टोटल मार्क्स निकालूं, तो टोटल मार्क्स कितने हो जाएंगे? टोटल मार्क्स हो जाएंगे मेरे 42 है 12 की वैल्यू, तो 100 की वैल्यू कितनी होगी? 42 है 12 की वैल्यू, तो 100 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? तो टोटल मार्क्स हो जाएंगे मेरे 3500, 3500, सॉरी 350। यार थोड़ी सी क्या इसमें आज कुछ सुबह सुबह मेरे साथ ऐसी घटना होगी, उसकी वजह से थोड़ा आज कैलकुलेशन में एरर आप देख रहे हो बार बार हो रही है, तो उसके लिए थोड़ा मुझे माफ कर देना। आज कुछ ऐसा हो गया जो मैं आपको बता नहीं सकता। कि आपने क्या 12% की वैल्यू 42 है, तो मैं टोटल मार्क्स निकाल दूं 350, 350, तो उसका 60% मार्क्स तो चाहिए मुझे, और 35 नंबर और चाहिए, 35 नंबर और चाहिए ना पास के लिए, तो 35 नंबर हो जाएंगे 10%, यानी कि 70%। ऐसे भी आप आंसर निकाल सकते हो कि 12% की वैल्यू 42 है, यानी कि टोटल मार्क्स मेरे हो गए 350, तो मुझे कितने परसेंट चाहिए? कि 60% तो ये, और 35 मार्क्स एडिशनल, 35 मार्क्स का मतलब 10%, तो वो 70%। लेकिन हम यहाँ काम ही यही कर रहे हैं कि मुझे कैलकुलेशन कम करनी पड़े। तो कैलकुलेशन कम क्या है कि मैंने 12% की वैल्यू निकाली 42, तो 35 मार्क्स की कितनी वैल्यू हो जाएगी? 42 मार्क्स का मतलब है 12%, तो 35 मार्क्स का मतलब हो जाएगा 10%। तो 60% तो वहां से चाहिए, और 35 मार्क्स यानी कि 10% और, तो 70% आपका आंसर हो जाएगा। इस तरीके से आप इसको कर सकते हो। आप यहाँ पे x मानो, फिर x का टोटल निकालो, टोटल मार्क्स के निकाल के फिर कैलकुलेशन करो, तो इतनी हमें काम नहीं करना। आप समझो 40% पहले नंबर थे, तो फिर बढ़कर 60 हो गए। अब ये कह रहा है कि 60 का भी 20% बढ़ जाए, यानी कि 72% हो जाए। तो 72% जो है वो तो 7 ज्यादा है पास मार्क्स से, तो पास मार्क्स क्या होंगे आपके? कि 60% से तो 35 ज्यादा, और 72% से 7 कम। 72% से कितने? 7 कम। तो यानी कि ये जो 12% का डिफरेंस आया, उसकी वैल्यू आ गई आपके सामने 42 मार्क्स। इधर मैंने बताया था आपको इन दोनों का डिफरेंस 12% की वैल्यू है 42 मार्क्स। तो ये जो 35 मार्क्स एडिशनल है पास मार्क्स के लिए, वो कितने परसेंट के इक्वल है? 10% के। तो मुझे टोटल मार्क्स कितने चाहिए? 60%, तो ये प्लस 35 मार्क्स यानी कि 10%, टोटल 70% पे मैं इसको पास कर जाऊंगा। तो यही मेरे प्रतिशत अंक है। तो आज की वीडियो यहीं तक थी, ऑलरेडी हम टाइम से ऊपर जा चुके हैं। तो अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आपको इनकी प्रैक्टिस करनी है। और अगर किसी में भी डाउट हो तो कमेंट में बता दीजिए, मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में उसका सोल्यूशन दे दूंगा। तो अब हम मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद। अच्छे से इनको पढ़ते रहिए, और अगर वीडियो पसंद आ रही है तो चैनल को लाइक कीजिए।